हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से फाइंड क्लासेस पर एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो आपको पता होगा टॉपिक के हिसाब से ये पाया किसमें जाता है? सेल के अंदर। किसमें पाया जाता है? कोशिका के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? ये सेल के अंदर या कोशिका के अंदर पाया जाता है। केंद्र की बात करें अपन तो केंद्र कोशिका द्रव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव में। इसके परिचय के बारे में अपन बात करेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे और इसकी परीक्षा की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में आते हैं केंद्र से संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। यदि मैं बात करूं केंद्र की सर्वप्रथम खोज किसने की थी तो उसकी बात करें तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। अब इसके बारे में बात करें कि सर इस रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज कहां पर की थी तो इसने की थी आर्किड के पौधे में। कहां पर? आर्किड के पौधे में। ठीक है, आर्किड की पौधे की जड़ों में की थी। किसमें की थी? आर्किड के पौधे की जड़ों में इसने, ये जो रॉबर्ट ब्राउन था जिसने केंद्र की खोज की थी। इसके बाद अपन बात करें कि छोटी छोटी बातें बता देता हूं। केंद्र के आधार पर ही हम देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। एक कोशिका कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब सर कैसे? अरे यार सेम लिख दिया ना, सॉरी, लोडिंग लेने लगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं केंद्र के बारे में। सामान्य परिचय तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। 1831 में खोज की थी। कब की थी इसकी खोज? 1831 में। देखो, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। किसमें की थी? आर्किड के पौधे में। किसमें की थी? आर्किड के पौधों में, जड़ में की थी। आर्किड के पौधे की कौन सी भाग में की थी? जड़ में की थी। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी ये हेड होता है सेल का। विकास, उपापचय क्रिया, प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिका विभाजन, ये सब की सब काम कौन करता है? केंद्रक करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी स्कूल का प्रधानाध्यापक वो उसका हेड होता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। उसी प्रकार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी केंद्रक है, वो केंद्रक क्या करता है? सेल की पूरी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं बात करता हूं इसकी पोजीशन की। तो जंतु कोशिका में अलग जगह पाया जाता है, पादप कोशिका में अलग जगह पाया जाता है। देखो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये जैसी जंतु कोशिका है, ये कौन सी होगी? जंतु कोशिका। इसकी कोशिका झिल्ली होगी। जंतु कोशिका में केंद्रक कहां पाया जाता है? केंद्र में होता है। कहां पर होता है? केंद्रक कहां पाया जाता है? केंद्रक कहां पाया जाता है? केंद्रक केंद्र में उपस्थित होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। जबकि पादप कोशिका की बात करें, किसकी बात करें? पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में ये कहां पर पाया जाता है? साइड में पाया जाता है। क्योंकि पादप कोशिका की एक विशेषता एक और है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वैसे ही जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, यानी रसधानी पाई जाती है, वैक्यूल्स उपस्थित होती है। यानी रसधानी की बात करें, इससे क्वेश्चन आता है एक कि रसधानी की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट। बहुत बार आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट। यानी ये टोनोप्लास्ट इतनी बड़ी होती है कि ये केंद्रक को साइड में क्या कर देती है? धकेल देती है। जिसे पादप में केंद्रक होता है वो साइड में होता है, जबकि जंतुओं में केंद्रक क्या होता है? केंद्र में। क्योंकि जंतु के अंदर ये टोनोप्लास्ट
युक्त राजधानी होती है वो बहुत छोटी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी संरचना आप देखोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखो ये जो संरचना की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत संरचना है, क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत संरचना है, उसी प्रकार केंद्रक भी दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत संरचना है। यानी इसमें भी दो झिल्लियां पाई जाती है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। ठीक है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियस स्पेस। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका जो द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जो केंद्र का जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब हम बात करें मुख्य रूप से कि इस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें क्या क्या दिखाई देता है। वैसे तो बहुत सारी संरचनाएं होती है, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं जिसे आपको याद रखना जरूरी है। एक तो होता है क्रोमेटिन। एक क्या होता है? क्रोमेटिन। एक क्या होता है? क्रोमेटिन। और दूसरा कौन सा होता है? केंद्रिका। कौन सा होता है? केंद्रिका। कौन सा होता है? केंद्रिका। एक क्रोमेटिन और दूसरा कौन सा होता है? केंद्रिका। इसके अलावा और बहुत सारे अणु पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियेज, आरएनए न्यूक्लियेज, बहुत सारे इसमें अम्ल भी पाए जाते हैं जो डीएनए संश्लेषण में भी उपयोग होते हैं, आरएनए संश्लेषण में भी उपयोग होते हैं। इसमें लिपिड भी पाया जाता है, फास्फोलिपिड होता है, उसके अलावा न्यूक्लियर लिपिड भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रिका की। किसकी बात करते हैं? केंद्रिका की। यदि केंद्रिका की बात करूं तो ये केंद्रिका के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसके कारण केंद्रिका का द्रव और केंद्रक का द्रव एक दूसरे से जुड़ा रहता है, डायरेक्ट क्या रहता है? टच में। क्योंकि केंद्रिका की खुद की कोई झिल्ली होती नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है? डायरेक्ट किसके टच में होता है? केंद्रक के द्रव में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी इस न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्र का द्रव डायरेक्ट क्या होता है? टच में होता है। अब हम बात करते हैं कि सर बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में पोर पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं, जिससे आरएनए और अन्य पदार्थ क्या करते हैं? गति करते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है कि इसके अंदर से क्या जाता है? आरएनए बाहर जाता है, जबकि बाहर से क्या आता है? प्रोटीन। क्या आती है? प्रोटीन। बाहर से प्रोटीन अंदर आती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रमुख भागों की। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूं, संरचना के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो संरचना के बारे में बात करें तो इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली यानी एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी यानी दो झिल्लियां होती है। कितनी झिल्लियां होती है? दो झिल्लियां, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये छिद्र कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जोड़ने का काम करती है। यानी कोशिका द्रव में उपस्थित पदार्थ केंद्रक द्रव में आते हैं, जबकि केंद्रक द्रव में उपस्थित पदार्थ कोशिका द्रव में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सर केंद्रक द्रव है या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। यह केंद्रक के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें दो पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं, जिसको एक को मैंने बताया था केंद्रिका बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। केंद्रिका की बात करें तो यह केंद्र के भीतर सघन गोलाकार संरचना होती है। यह राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? केंद्रिका को। किसको बोलते हैं? केंद्रिका को। एक मिनट देखता हूं, फैक्ट्री किसे कहते हैं? केंद्रिका को कहते हैं। इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। यानी राइबोसोम किससे बना रहता है? आरएनए से। किससे बना रहता है राइबोसोम? आरएनए से। तो हम ये कहते हैं कि ये जो केंद्रिका होती है वो किसका निर्माण करती है? आरएनए का निर्माण करती है। और आरएनए किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का। और ये जो केंद्रिका है वो कैसा अंग है? झिल्ली रहित अंग है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ये जो मैंने बताया आपको पीछे एग्जाम में जाकर देखना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी होती है? राइबोसोम होता है। उसी प्रकार राइबोसोम निर्माण की भी फैक्ट्री कौन सी होती है? केंद्रिका। कौन सी होती है? केंद्रिका। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। यह धागे जैसी संरचना है। आपका जीवन का महत्वपूर्ण भाग ही कौन सा होता है? क्रोमेटिन। जो आप ये कहते हो ना
कि मैं पापा पे गया हूं, मैं मम्मी पे गया हूं, मेरा नाक मामा जैसा है, मेरा आंखें नानी जैसी हैं, ये सब के सब किसके कमाल है? इसी क्रोमेटिन के। किसके कमाल है? क्रोमेटिन के। कोशिका विभाजन के समय ये धागे संघनित होकर किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और इनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? डीएनए और प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी होती है? स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे मेरे जो लक्षण है वो मेरी माता और मेरे पिता से आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 50% गुणसूत्र माता से आते हैं और 50% गुणसूत्र किससे आते हैं? पिता से आते हैं। लेकिन कल का एक क्वेश्चन ये था कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल और केवल माता का ही डीएनए पाया जाता है? उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, जो क्रोमेटिन है, उसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दो प्रकार की क्रोमेटिन है, एक हेटेरोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। ठीक है, वो क्रोमेटिन जो गहरी होती है, संघनित होती है, उसमें निष्क्रिय डीएनए पाया जाता है, यानी ये आनुवंशिक रूप से सही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये डीएनए से डीएनए निर्माण में भाग नहीं लेता है। लेकिन यूक्रोमेटिन क्या होता है? हल्का और कम संघनित होता है, जो सक्रिय होता है और प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, आप सोचते हो कि सर ये किस प्रकार कंट्रोल करता है? एक छोटी सी 2 लाइनों में बताऊंगा, वैसे तो बहुत बड़ा है। ये जो क्रोमेटिन है वो गुणसूत्र से बना होता है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या करता है? डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। और हमारे शरीर में मुख्य रूप से प्रोटीन ही है जो अंगों को संरचना प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? संरचना। यदि हमारे शरीर में से प्रोटीन हटा दिया जाए तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार क्रोमेटिन होता है, किस प्रकार गुणसूत्र का निर्माण होता है, किस प्रकार उसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखो, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? धागा रूपी संरचना पाई जाती है। ये देखो, ये संरचना दिखाई दे रही होगी, ये धागा रूपी संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। ये धागा देखो अत्यधिक कुंडलित होता है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये देखो, ये जब संघनित होता है तो किसका रूप ले लेता है? गुणसूत्र का रूप। किसका रूप ले लेता है? गुणसूत्र का रूप। और इस गुणसूत्र की बात करें, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये वाले, ये छोटा सा भाग देखो, ये इसको अंत में जाकर देखोगे तो ऐसी संरचना किसकी होती है? डीएनए की। किसकी होती है? डीएनए की। और ये बीच बीच में आपको छोटे छोटे गोल संरचना दिखाई देते हैं, इसको हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोन अष्टक। इसके बारे में अपन जब 12th का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहां पर बताऊंगा। यदि मैं यहाँ बताने लग गया तो टॉपिक पूरा भी नहीं होगा। तो मुझे ये आप लोगों को पता ही है कि टॉपिक भी पूरा करना जरूरी होता है। अब यदि अपन बात करें कि सर ग्वानिन और साइटोसिन क्या होता है, तो ये क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, जबकि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल किसमें मिलता है? केवल आरएनए में। डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आता है। देखो, और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड कुंडली होती है, यानी एक स्टैंड तो ये हो गया और दूसरा स्टैंड ये हो गया। ये दोनों हाइड्रोजन बंधों की सहायता से आपस में व्यवस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इसके बारे में, इसमें से कंपटीशन में या बड़े एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी खोज पूछी जाती है कि इसकी खोज कहाँ की थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की जड़ों की कोशिका में क्या की थी? खोज की थी। अब हम बात करें कि हमारे जैसे जो जीव है, या हम ये कह सकते हैं कि स्तनधारी, ऐसी कौन सी स्तनधारी है जिसमें केंद्रक पाया जाता है? यदि हम बात करें कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो 2 स्तनधारी, एक तो कौन सा होता है? ऊंट। एक कौन सा होता है? ऊंट। और दूसरा कौन सा होता है? लांबा। कौन सा होता है? लांबा। दोनों ऐसे स्तनधारी है जिनमें क्या पाई जाती है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी जितने भी स्तनधारी है उन सब की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्तनधारी कौन से जीव होते हैं, वो जीव जिनमें दुग्ध ग्रंथियां या हम कह सकते हैं दूध ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। क्या होती हैं? सक्रिय। क्या होती हैं? सक्रिय। वो सभी जीव क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो जीव अपने बच्चों को पालने के लिए उनको क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, वो सभी जीव क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्तनधारियों में ऊंट और लांबा को छोड़कर आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्र के नहीं पाया जाता। ये पूछा जाता है, ये अपवाद है दोनों के दोनों कि हम ऐसे कौन से दो स्तनधारी है जिनमें आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो वो कौन सा होता है? ऊंट और लांबा। अब देखो स्तनधारियों के परिपक्व आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कणिकाएं और पादप की चालनी नलिकाएं में क्या नहीं पाया जाता? केंद्र के नहीं पाया जाता। चालनी नलिका वही होती है जो भोजन को स्थानांतरित करती है, जाइलम सॉरी फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं वही होती है जो भोजन को स्थानांतरित करती है और किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। यानी फ्लोएम फैसे फल, फैसे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है? फल का स्थानांतरण करती है। यानी किसका स्थानांतरण करती है? भोजन का। जैसे जल, जैसे जाइलम, यानी जाइलम किसका स्थानांतरण करती है? जल का स्थानांतरण करती है। अब हम बात करते हैं कि सर बहु केंद्र की यानी एक से ज्यादा केंद्रक किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो एक से ज्यादा केंद्रक तो हमारी मांसपेशियां होती है जो बहुत ज्यादा रूप से क्या करती है? एक्टिव रहती है, उनमें पाई जाती है। उसके अलावा कुछ कवक होते हैं जो तंतु रूप होते हैं, जिनके कवकों के क्या होते हैं? तंतु, उनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको कवक पढ़ाऊंगा, उसमें बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सर केंद्रक की उपस्थिति के बारे में बात करें तो केंद्र की उपस्थिति के आधार पर मैंने शुरुआत में बताया था कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक किसमें बांटा गया है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो कोशिका होती है जिसमें अविकसित केंद्रक या केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ओके दोस्तों, यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं पीछे की वीडियो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। ठीक है, ये केंद्रक हो गया। परिचय खोज के बारे में बात करें, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में ये इसका संरचना से संबंधित भाग हो गया। ये क्रोमेटिन, गुणसूत्र और डीएनए हो गया। ये कंपटीशन से संबंधित अच्छे पॉइंट हो गए। ओके दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, मेरा वीडियो देखा आप लोगों ने। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप नेक्स्ट टाइम में मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।